नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ प्रभात में हमारे पास है आपके लिए बहुत बड़ी खबर। देहरादून से पूर्व सीएम हरीश रावत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी जानकारी है। ब्रेकिंग न्यूज है, हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर, हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। देहरादून से खबर, कांग्रेस महासचिव, पंजाब के प्रभारी, कांग्रेस के बड़े नेता, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 2022 में दूसरों को चुनाव लड़वाऊंगा, खुद के चुनाव लड़ने से हरीश रावत ने इनकार कर दिया। बहुत बड़ा ऐलान हरीश रावत का। 2022 का चुनाव नहीं लड़ेंगे हरीश रावत। उन्होंने ऐलान किया है 2022 में दूसरों को चुनाव लड़वाऊंगा, खुद नहीं लड़ूंगा। जो आलाकमान आदेश देगा उसका मैं पालन करूंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, हमने ट्वीट तो देखे थे कि किसी का चेहरा सामने लिया है, उसके बाद हमने देखा कि एक गाना बड़ा प्रचलित उत्तराखंड में इन दिनों हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि हरदा हमारा आना दोबारा। लेकिन इस बीच हरदा तो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी राजीव, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का 2022 में चुनाव ना लड़ना, इस तरीके का अगर उनका बयान है। हालांकि उन्होंने चंपावत में इस तरीके का बयान दिया है कि वो 2022 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इसके जरूर सियासी मायने अलग हो सकते हैं। और एक तरफ जहां कांग्रेस में लगातार सीएम चेहरे को लेकर रार थी और लगातार कई ऐसे दिग्गज थे जिनमें आपसी तकरार चल रही थी कि आखिरकार कौन चेहरा होगा। हरीश रावत सिर्फ इस बात का डिमांड करते रहे, इस बात की मांग करते रहे कि आखिरकार जो 2022 का सेनापति होगा उसको आगे किया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश हो और 2022 की जो एक जीत है उसको फतेह कर पाए, जीत मिल पाए। लेकिन अब एक पूरा मामला दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया है कि हरीश रावत ने ऐलान कर दिया है कि वो 2022 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन इशारों में उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया है कि जो आलाकमान कहेगा उसका वो पालन करेंगे। लेकिन इस बार 2022 का इलेक्शन ना लड़के। विनोद, हमने देखा कि इससे पहले जो ट्वीट कर रहे थे हरीश रावत, तो उन ट्वीट के बाद जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे थे कि दरअसल दबाव बनाने की राजनीति है। अब ये दबाव बनाने की राजनीति है या फिर जो खेमा दूसरा है वो ज्यादा प्रबल है और ये लगने लगा है हरीश रावत को कि शायद सीएम फेस नहीं बनाएंगे, इसलिए ये ऐलान किया गया, यह दबाव बनाने की राजनीति। जी, जरूर ये माना जाए कि जिस तरह से हरीश रावत सीएम चेहरे को लेकर लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे, आखिरकार 2022 का जो सेनापति होगा उसको सामने लाया जाए। एक प्रेशर जरूर था दूसरे दिग्गजों पर, चाहे वो प्रीतम सिंह हो या नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हो। लगातार, हालांकि दूसरा खेमा हरीश रावत खेमे से बहुत ही डाउन वाला है, उसका वो जरूर आपसी तकरार में उलझे जरूर हैं। लेकिन हरीश रावत एक प्रबल दावेदार भी हैं सीएम चेहरे का, और आने वाले 2022 में एक प्रबल दावेदार ये माना जाए कि सीएम का जो चेहरा होगा वो हरीश रावत का ही होगा। इस पूरी उलझन में जरूर प्रेशर दूसरे दिग्गजों पर है, वो या प्रीतम सिंह हो या फिर इंदिरा हृदय हो। विनोद, लेकिन एक बात तो है कि ये बात कांग्रेस भी मानती है, ये बात दूसरे राजनीतिक दल भी मानते हैं कि हरीश रावत कितना बड़ा चेहरा। हरीश रावत जननेता है और जहां वो खड़े हो जाते हैं वहां पर उनके समर्थकों का, उनके प्रशंसकों का हुजूम लग जाता है। ऐसे में हरीश रावत का इनकार कर देना, ये तो बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। राजीव, देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि सियासी मायने जरूर हो सकते हैं इस बयान के कि हरीश रावत ने ये 2022 का चुनाव लड़ने से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने इशारों में ये भी बात कही है कि वो 2022 में जिस तरह से आलाकमान का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। लेकिन साफ तौर पर ये जरूर नहीं माना जाए कि 2022 का इलेक्शन हरीश रावत नहीं लड़ेंगे। अभी फिलहाल एक बयान जरूर दिया है, और ऐसा बयान पूर्व में हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्य सरकार में, उन्होंने भी दिया है, उन्होंने भी आलाकमान का हवाला दिया है। लेकिन अब हरीश रावत ने जिस तरह से इनकार किया है, इससे जरूर सियासी मायने जरूर निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक जरूर मुद्दा अब उत्तराखंड की राजनीति में गर्मा गया है कि हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरफ जहां सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है, दो धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, तो अब सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह से डिमांड थी, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए बयानबाजी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की थी, तो उस पर जरूर विराम तो जरूर लगा है। लेकिन उनको जिस तरह हरीश रावत के जितने भी समर्थक है इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार 2022 में मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो हरीश रावत होना चाहिए। हालांकि हरीश रावत ने आज साफ तौर पर ये बात जरूर कबूल की है। ठीक है विनोद, मैं चाहता हूं कि आप लगातार कांटेक्ट करते रहें हरीश रावत से, जरूर इस बात में जो है बात करें और दूसरे रिएक्शंस भी अब आएंगे। आपका फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ा ऐलान हरीश रावत का, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि आला कमान जो आदेश देगा उसका मैं पालन करूंगा, इसके मायने भी निकाले जाए। देहरादून से खबर है अब पुलिस विभाग के लिए डीजीपी का ऐलान, मैदानी जिलों में पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी।
1 मई से ये लागू होगी व्यवस्था। साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था, मैदान पहाड़ सभी जिलों में साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, तो वीकली ये छुट्टी मिलेगी। तो पुलिस विभाग के लिए डीजीपी का ऐलान, मैदानी जिलों में पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टी मिलेगी। 1 मई से ये नई व्यवस्था अब लागू होगी। हालांकि आपको बता दें कि अब तक 13 महीनों का ऑफ मिलता था, क्योंकि छुट्टियां नहीं मिलती थी, ऐसे पुलिस वालों को साप्ताहिक छुट्टियां नहीं मिलती थी। लेकिन अब साप्ताहिक छुट्टी पुलिस वालों को मिलेगी, पहाड़ में भी और मैदान में भी। और 1 मई से ये साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था शुरू होगी, लागू होगी। रुड़की में आज किसान संगठनों की महापंचायत है। मंगलौर गुड़ मंडी में दोपहर 12 बजे ये महापंचायत होने जा रही है। किसानों पर अत्याचार, कृषि कानूनों के खिलाफ महापंचायत का ऐलान, और ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तो आज रुड़की में भी महापंचायत है। एक महापंचायत हरियाणा की जींद में आज होने जा रही है, तो उत्तराखंड में भी मंगलौर गुड़ मंडी में भी ये एक महापंचायत होगी। यहां पर भी किसान एकजुट होंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन अलर्ट है, तैयार है। थाना इलाके में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए। बात करते हैं मौसम की। उत्तराखंड में आज से बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने बारिश, बर्फबारी की आशंका जताई है। आज शाम से 5 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है, और इस बार 2200 मीटर तक बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसमें हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, पौड़ी है, नैनीताल है, कोटद्वार है। इन जगहों पर बारिश हो सकती है। 6 फरवरी के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। मसूरी में सुबह से ही मौसम ने अपना मिजाज बदला है। घने बादल के साथ तापमान में गिरावट आई है। अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। जिले में मौसम जो है पूरी तरह से अब बदल रहा है, और शाम के बाद से 5 तारीख तक पूरी तरह से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि अब जो है 2200 मीटर की ऊंचाई तक बर्फबारी हो सकती है। अब से पहले 3000 मीटर तक ही और ऊंचे ऊंचे हिमशिखरों पर ही बर्फबारी देखने को मिली थी, और अमूमन अब तक 5 से 6 बार बर्फबारी इस ऊंचाई पर हो जाती थी, 2200 मीटर के करीब तक हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, और लोग भी चिंतित, सैलानी भी चिंतित, क्योंकि वो भी इस उम्मीद में नैनीताल या फिर मसूरी का रुख करते थे कि वहां पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन अब इस तरह का मौसम बन रहा है। मौसम विभाग का इस तरह का अलर्ट है कि 2200 मीटर की ऊंचाई तक बर्फबारी हो सकती है। बारिश होगी निचले हिस्सों में। तो मौसम बदलने वाला है उत्तराखंड में, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, अभी किस तरह का मौसम है और अलर्ट क्या है मौसम विभाग का? जी राजीव, मैं बता दूं कि मैं इस वक्त देहरादून में हूं। हालांकि अभी जो है हमारे दर्शकों को धूप खिली हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी सुबह के वक्त की अगर बात करें तो हल्की बूंदाबांदी देहरादून में भी शुरू हो गई थी। आज शाम से मौसम ज्यादा बदल जाएगा। सुबह से ही चाहे हम मसूरी की पहाड़ियों की बात करें, धनौल्टी की बात करें, वहां पर भी हल्की बूंदाबांदी है और मौसम ने पूरी तरीके से करवट बदल दी है। लेकिन जो 4 और 5 तारीख है, यानी कि कल और परसों की, उसमें ज्यादा पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है। और इसके साथ ही जो बर्फबारी है वो 4 तारीख को 2500 मीटर तक है, लेकिन 5 तारीख को 2200 मीटर तक भी बर्फबारी की पूरी तरीके से संभावनाएं बन रही हैं। तो खास तौर पर जो मौसम ने करवट बदली है, क्योंकि उत्तराखंड में लंबे वक्त से बारिश खास तौर पर नहीं हुई, और ऐसे में किसानों के लिए इस वक्त जो यहाँ पर जो खेती है उसके लिए बारिश की बहुत ज़्यादा इंतजार था। तो ऐसे में अगर अच्छी बारिश मिलती है तो किसानों के लिए ये बारिश काफ़ी सफल साबित होगी। और इसके साथ ही जो बर्फबारी होगी उसमें भी जो सैलानी है, जो पर्यटक है, जिनको धनौल्टी और मसूरी में भी इस बार खास तौर पर बर्फ का दीदार नहीं हो पाया, वो भी यहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो ये बारिश खेती के लिहाज से काफी अच्छी है। लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि जो मैदानी जिले हैं, नैनीताल, अगर हम बात करें हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी जिले की, तो इन जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। तो इससे कहीं ना कहीं खेती पर जो है कुप्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना है। पहाड़ी जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी और बारिश से पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इसके साथ ही 6 तारीख के बाद से मौसम साफ हो जाएगा, और जिस तरीके से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें भी तापमान सामान्य होने लगेंगे, यानी कि धीरे-धीरे तापमान 6 तारीख के बाद फिर सामान्य हो जाएगा। आपका रवि, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक की, जो कल हुई, और 4 मुद्दों पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी। स्वच्छ भारत मिशन के नियमों में संशोधन किया गया। अब सांसद और विधायक के नामित प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जल जीवन मिशन के तहत 97 पदों को स्वीकृति दी गई है, जबकि उत्तराखंड पुलिस सेवा में निरीक्षक और उप निरीक्षक सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। साथ ही इस बार विधानसभा सत्र गैरसैंण में होगा, जो 1 मार्च से 10 मार्च तक चलेगा, जबकि 4 मार्च को बजट पेश किया जाएगा।
तो 4 मार्च को बजट पेश किया जाना है और इस पर मदन कौशिक ने भी बयान दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। तो जनजीवन मिशन है, इसके ढांचे को आज अनुमति दी गई है। जो सत्र था इसको आहूत करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 1 मार्च से 10 मार्च के मध्य में होगा। 2 सामान्य नियमावली आई हैं, एक पुलिस से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज टोटल ये 5 थे, जिसमें से 1 को अगली कैबिनेट के लिए रेफर किया गया है, 4 पर निर्णय लिया गया। उत्तराखंड के लिए दुबई एक्सप्रेस ट्रेनों की रेलवे बोर्ड से मंजूरी के बाद अब उनका नामकरण भी हो गया है। नई ट्रेनों का नाम सिद्धबली और पूर्णागिरि होगा। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ये नाम प्रस्तावित किए थे। बलूनी ने बताया कि इन ट्रेनों का संचालन फरवरी महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। कोटद्वार दिल्ली के बीच में शुरू होने वाली इन ट्रेन का नाम सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस रखा गया है और इसकी एक खास वजह है क्योंकि कोटद्वार में सिद्धबली पीठ स्थापित है और लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं। आज से 2 दिवसीय दौरे पर चमोली और रुद्रप्रयाग जाएंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां चमोली जिले के गोपेश्वर में पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो सीएम का रुद्रप्रयाग चमोली का दौरा और सबसे पहले गोपेश्वर जाएंगे, चमोली जिले में है और वहां पर अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। कुछ लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी है, कई विकास योजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं और योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक करके। इधर रुद्रप्रयाग में रात्रि विश्राम उनका होगा और कल रुद्रप्रयाग में भी कुछ उनके कार्यक्रम है, अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो 2 दिवसीय ये दौरा, आज रवाना होंगे, पहले चमोली जाएंगे गोपेश्वर और उसके बाद वहां से रुद्रप्रयाग। रात्रि विश्राम उनका रुद्रप्रयाग में ही है और फिर कल अधिकारियों के साथ रुद्रप्रयाग में वो चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। कांग्रेस ने भी उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस चुनावी जीत हासिल करने के लिए पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंप रही है और इसी कड़ी में कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई, जैसे 2022 का रण जीता जा सके। पौड़ी में कांग्रेस परिवर्तन रैली के जरिए घर घर जा रहे और सरकार की नाकामियों को गिनाकर अपना परचम बढ़ा रहे। पौड़ी जिले की 6 विधानसभा के लिए विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए गए, जबकि जिले का प्रभारी और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी को बनाया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी शताब्दी अस्पताल में आईसीयू का लोकार्पण किया। साथ ही आपातकालीन सेवा 108 के बेड़े में 132 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। विकास की बुलंदियों को छू रही त्रिवेंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इसी कड़ी में सीएम त्रिवेंद्र ने गांधी शताब्दी अस्पताल में आईसीयू का लोकार्पण किया और 132 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य की जो दूरस्थ हमारे पर्वतीय जनपद हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर हमारे पास आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज सभी में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा दे दी गई है। डॉक्टर्स भी दुगने से अधिक हुए हैं इन 3 सालों में। मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे, 3 मेडिकल कॉलेज इन सालों में हमको स्वीकृतियाँ मिली हैं। और जो एक कनेक्टिविटी चाहिए उस दृष्टि से 139 108 हमने अभी 2 साल पहले राज्यवासियों को समर्पित की और अभी 132, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये 271 एम्बुलेंस और जिनमें जो एडवांस श्रेणी की हैं, ऐसी भी कुछ हैं, उनको राज्य को समर्पित किया है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कोविड वॉरियर्स को 11,000 हजार रुपए की राशि देने का ऐलान भी किया। स्वास्थ्य सचिव को भी कोविड वॉरियर्स को एक सर्टिफिकेट देने को कहा है। कोविड का एक ऐसा
संकट था, जब चारों तरफ भय था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी अस्पतालों की अहमियत लोगों की समझ में आई, सरकार की अहमियत लोगों में समझ में आई जब कई लोगों ने अपने अस्पताल बंद कर दिए। ऐसे में राजकीय सेवा के जो हमारा सबसे नीचे का कर्मचारी है, जिसको हम पर्यावरण मित्र बोलते हैं, वार्ड बॉय हो या अन्य कोई हो, डॉक्टर्स हो, सबने जिस साहस के साथ और जिस समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी, जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी। मैं समझता हूं कि देश के अंदर सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी कोविड महामारी के शिकार भी हुए हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने काम किया है। इसलिए हमको ये लगा कि उनको कहीं ना कहीं सरकार की ओर से उनका जो समर्पण है उसका सम्मान होना चाहिए। इसको पैसे के रूप में नहीं देखता, मैं पैसे के रूप में नहीं देखते, लेकिन उनकी जो सेवाएं हैं उनको एक तरह से हम अवार्ड कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए अब 2500 नर्स और 720 डॉक्टर्स की भर्ती पर काम कर रही है। रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के DPR तैयार हैं और जल्द इनका निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसका फायदा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में मिलेगा। ABP गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री शेर सिंह गढ़िया ने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में न पहुंचने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की और उपाध्यक्ष शेर सिंह गढ़िया ने CDO को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां कल दोपहर कांग्रेस ने मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष जताया। हरिद्वार, विकासनगर और खटीमा में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार को लेकर पुतला दहन किया गया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार किसान विरोधी है। तो कृषि कानूनों का भी विरोध किया, महंगाई की बात की, भ्रष्टाचार की बात की और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हरिद्वार, विकासनगर, खटीमा और इसके साथ साथ हमने हल्द्वानी में भी प्रोटेस्ट देखा था। इंदिरा हृदय एक्सप्रेस में पहुंची थी, प्रदर्शन किया गया था और पुतला दहन किया गया। राजधानी देहरादून में कल 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन का समापन हो गया और इस दौरान CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस विभाग के लिए कई घोषणाएं की। सम्मेलन में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में IRB3 बटालियन की स्थापना की बात कही गई। उधम सिंह नगर में विधायक प्रेम सिंह राणा ने सीमांत क्षेत्र खटीमा में 12 करोड़ की लागत से बन रहे एकलव्य जनजातीय आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नानकमता विधायक प्रेम सिंह राणा ने निर्माण कार्य में अनियमितताओं को देखते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। रोड डालते हैं उसकी